नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत कुमार आपका स्वागत करता हूं PKP स्ट्रेटजी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हो तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगेगी, 100% लगेगी तो आप इसको लाइक कर दें अभी। ठीक है दोस्तों, पिछली कक्षा में हमने क्या पढ़ा था? पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था महासागर के तापमान के बारे में। आज हम जानेंगे महासागर की लवणता। तो आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है महासागर की लवणता। महासागर की लवणता। ठीक है दोस्तों, चलो जी, इस टॉपिक में हमको क्या क्या पढ़ना है पहले उसकी एक रूपरेखा तैयार कर लेते हैं। देखते हैं इस टॉपिक में हमें सबसे पहले पढ़ना है कि लवणता क्या है। आखिर पहले बीमारी तो देख ले, बीमारी क्या है कि लवणता क्या है। इस बीमारी को पढ़ेंगे समझेंगे तभी तो इसकी इलाज करेंगे फिर। ठीक है, लवणता के बाद लवणता के स्रोत क्या है इसके, यानी कि महासागर में लवणता कहाँ से आई, स्रोत जानेंगे। स्रोत के बाद हम इसके बाद जानेंगे जो लवणता को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि इसके प्रभावित करने वाले कारक, लवणता को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, फिर हम इसमें ही पढ़ेंगे इसका वितरण, लवणता कहाँ कहाँ पाई जाती है। ठीक है, इसमें कुछ बेस्ट उदाहरण में देता चलूँगा कहाँ कितनी लवणता पाई जाती है। चलो जी, अपने इस कार्यक्रम को शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, पहले करना है हमको चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है, वीडियो को लाइक एंड शेयर। आप सबसे पहले ये कार्य कर लीजिए, ठीक है, और अपनी कॉपी पेंसिल लेकर बैठिए। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लवणता क्या है। तो लवणता को समझने से पहले हम थोड़ा सा बेसिक से लेंगे। हम पहले कक्षा 1 के बालकों की तरह समझने की कोशिश करेंगे। चलो जी, स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर को। चूँकि इस लेक्चर की जो श्रृंखला चले हुए है क्लियर द कंसेप्ट, तो हम केवल कंसेप्ट क्लियर कराएंगे इसमें। ठीक है, तो पहली जो बात है लवणता क्या है, देखना। लवणता का तात्पर्य है कि किसी भी जलराशि में घुलित ठोस कणों की मात्रा। जैसे कि मेरे पास एक बीकर है, बीकर में यहाँ तक ये पानी भरा हुआ है। कहाँ तक? यहाँ तक। ये भरा हुआ है हमारा केमिस्ट्री का H2, हिंदी का नीर, और वैसे नॉर्मल भाषा का हमारा पानी। ठीक है, चलो जी, इस पानी में जितने भी तत्व घुल रहे, जितने भी ठोस कण घुल रहे, ये जो ठोस कण है ये क्या कहलाया जाएगी इसके सापेक्ष? लवणता। लवणीय पदार्थ होते हैं ये ठोस कण। क्या होते हैं? लवणीय पदार्थ होते हैं। इन ठोस कणों को कहेंगे हम लवणता। लवणीय कण कौन कौन से हैं तो मैं आपको बता दूं थोड़े से। लवणीय कण है हमारे, ये है क्या? लवणीय कण से तात्पर्य है जैसे कि हमारा सोडियम क्लोराइड। ठीक है, उसके बाद मैग्नीशियम क्लोराइड, और इसके बाद है, यदि हम बात करें तो मैग्नीशियम सल्फेट इत्यादि। ठीक है, ये जो मेन 3 है इनकी मात्रा समुद्र में यानी कि हमारे महासागर में बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं ये तीनों तत्व। ठीक है, लवणीय कण कौन कौन से फिर बता दो। ये सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड और मैग्नीशियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट भी है और कैल्शियम सल्फेट भी है। चलो जी, पोटेशियम क्लोराइड भी। बहुत तत्व है ये इनके जो मैं बता रहा हूँ। तो हमने समझने की कोशिश की कि लवणता क्या है। लवणता एक फिर बता रहा हूँ कि किसी भी जल में घुले हुए ठोस कणों की मात्रा लवणता है। जैसे कि हम फॉर एग्जाम्पल यदि हम एक गिलास पानी ले, प्योर शुद्ध पानी जिसको तुम RO का पानी भी कह सकते हो, उस पानी में 2 चम्मच क्या डालो? नमक डाल दो। 2 चम्मच नमक डाल दो। नमक क्या है? नमक है हमारा NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड। जब नमक को आप पानी में डाल दोगे तो पानी अब कैसा हो जाएगा? लवणीय पानी। यानी कि हम कह सकते हैं कि यदि पानी की बात करें तो जो पानी हमारा हो गया ये
लवणीय पानी, लवणीय पानी। और यदि हम बात करें कि पानी की लवणता कितनी है, तो पानी की लवणता कितनी है, जितनी चम्मच हमने डाली थी 2 चम्मच, 2 चम्मच 6 में मैच, 2 चम्मच लवणता है इस पानी में। यदि हम इस पानी को, यानी कि चलो मैं इसी पानी में 2 चम्मच नमक डाल दूँ, यदि हम इस पानी का वाष्पन कर दे, इस पानी का वाष्पन कर दे, इसका पानी को सुखा दे, तो हमें क्या प्राप्त होगा, 2 चम्मच NaCl। हम कह सकते हैं कि इस पानी में जितनी लवणता पाई जाती है। ठीक है, ये तो था हमारा घरेलू उपाय, हम घर कर कर देख सकते हैं। अब क्वेश्चन बनता है कि लवणता को, क्वेश्चन बनता है कि लवणता को किस यंत्र द्वारा मापते हैं, लवणता को किस यंत्र द्वारा मापते हैं। तो देखना, लवणता को मापने वाले यंत्र का नाम है सेलेनोमीटर। क्या नाम है, सेलेनोमीटर। लवणता को मापने का जो कार्य किया जाता है सेलेनोमीटर के द्वारा किया जाता है। ठीक है, चलो जी, लवणता तो माप ली, लेकिन लवणता को कैसे बताएगी कि उसका मात्रक क्या होगा। देख, जैसे कि हम कह सकते हैं कि किसी दुकान पर जाए तो हम कहेंगे चीनी दे दो, कि दुकानदार चीनी डायरेक्ट दे देगा, हमारे से पूछेगा कि कितने किलो चीनी चाहिए या कितने ग्राम चीनी चाहिए, तो इसको निर्धारित करने हेतु एक मात्रक है। बिल्कुल ऐसे ही जो लवणता है, लवणता को निर्धारित करने के लिए इसका मात्रक क्या होगा, इसका जो मात्रक होगा लवणता को निर्धारित करने के लिए, देखना, ग्राम पर लीटर। आप सुनिए कहने का मतलब, कहना क्या चाह रहा है मास्टर। देखना, मास्टर कहना चाह रहा है कि 1000 मतलब कि 1 लीटर पानी में, यानी कि 1000 ml में, 1000 ml लिख लो या ग्राम लिख लो, 1000 ग्राम पानी में उपस्थित लवणों की मात्रा, उपस्थित लवणों की मात्रा यदि मैं मान लूँ 30 ग्राम है, 1000 ग्राम पानी में 30 ग्राम क्या है, लवण है, ये मान लूँ, तो हम कह सकते हैं कि इसकी सेलेनोमीटर में जो माप आएगी ये आएगी ऐसे, 30 ग्राम पर 1000। इसको हम ऐसे लिखेंगे, यानी ग्राम प्रति 1000 में लिखेंगे हम। ठीक है, प्रतिशत में नहीं, प्रति 1000 में। चलो, हमने जाना कि सेलेनोमीटर से क्या होता है, लवणता को मापा जाता है। इसका मात्रक ये है ग्राम पर लीटर, लीटर भी, या हम इसे 1000 भी कह सकते हैं, 1000 ग्राम, इतना 1000 ग्राम भी। चलो जी, ये बात थी लवणता क्या है। चलो अब बात आते हैं महासागरों में लवणता आई कहाँ से। महासागरों में लवणता आई कहाँ से, आखिर महासागर में ये जो NaCl है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम सल्फेट है, पोटेशियम क्लोराइड है, ये सभी जो जितने भी कण हैं, ये आखिर कहाँ से, इसके स्रोत क्या है। देखना, स्रोत को जानने से पहले आपको एक काम करना भी, बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब, क्या कह रहे हो सर, आप बार बार चैनल को सब्सक्राइब करने करो, कोई टाइम करो सब्सक्राइब। चलो जी, शुरू करते हैं अपना स्रोत के बारे में। देखते हैं लवणता के स्रोत क्या है। यदि हम प्राचीन काल की बात करें, बाबा आजम के ज़माने से भी पहले की बात करें, जब हमारी पृथ्वी थी, हमारी पृथ्वी का निर्माण ही हुआ था, ये रहा पृथ्वी का जब निर्माण हो रहा था, तो पृथ्वी कैसी थी, हम जानते हैं आग का गोला थी। बिल्कुल हम जानते हैं कि पृथ्वी आग का गोला थी। पृथ्वी पर लाखों वर्षों तक वर्षण क्रिया हुई, यानी कि वर्षा होती रही लाखों वर्षों तक। वह वर्षा जब पृथ्वी पर पड़ती रही, होती रही, तो पृथ्वी के धरातल पर उपस्थित जितने भी लवणीय कण थे, पृथ्वी के धरातल पर उपस्थित जितने भी लवणीय कण थे, वे कण घुलकर कहाँ पहुँच गए, हमारे समुद्रों में पहुँच गए। हम कह सकते हैं कि पृथ्वी की धरातल का अपरदन होना शुरू हुआ और वे कहाँ पहुँच गए, हमारे समुद्र में पहुँचे। तो पहला कारण हम लिख सकते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति के साथ ही, पृथ्वी की उत्पत्ति के साथ ही जैसी उसकी शीतलन प्रक्रिया आरंभ हुई, तब हमारे समुद्रों को, यानी कि हमारे महासागरों को लवणता प्राप्त हुई। ठीक है दोस्तों, चलो जी देखो, तो मैं इसमें यदि मैं लिखना चाहूँ तो आप ऐसे लिख सकते हैं, पहली हेडिंग बना के, पृथ्वी की उत्पत्ति के साथ लवणता प्राप्त हुई। ठीक है, चलो जी। दूसरा जो मेन स्रोत है, दूसरा स्रोत है इसका हमारे नदियाँ। नदियाँ आप सुनो सर, नदियाँ, बिल्कुल नदियाँ। ये जो हमारी नदियाँ हैं,
ये वर्तमान समय में तो नहीं, लेकिन आज से कई लाखों वर्ष पहले हमारे पहाड़ों, धरातल अथवा अपने मार्ग में आने वाली जितने भी समस्त लवणीय कण थे उनको घोलकर कहाँ निक्षेपित करती थी? समुद्रों में निक्षेपित करती थी। कहाँ करती थी निक्षेपित? समुद्रों में निक्षेपित करते। यानी कहने का तात्पर्य नदियों के द्वारा भी लवणीय कणों को कहाँ पहुँचाएगा? समुद्रों में पहुँचाएगा। तो इसका जो हमारे महासागरों में जो लवणता का स्रोत है, दूसरे नंबर पर नदियाँ है। चलो जी, ये बात भी हमने समझ ली। देखते हैं, तीसरा स्रोत है हमारा जीव जंतु। आप कह रहे हो मास्टर जी क्या बता रहे हो तुम? देखो जी मास्टर जी, तुम्हें ऐसे बता रहे हैं जीव जंतु कैसे, क्योंकि हमारे जीव 5 भौतिक तत्वों से मिलकर बने। आप जानते हो हमारे जीव जब अपनी मृत अवस्था प्राप्त कर लेते, यानी कि मर जाते हैं, जब जीव मर जाते हैं तो इनका विघटन होना शुरू होता है। इनका विघटन और अपघटन की क्रिया आरंभ हो जाती है। एक क्रिया के बाद ये कहते हैं यानी कि कब कोई आदमी यदि मतलब कोई जीव जंतु यदि मर जाए तो बाद में मट्टी बन जाता है। मट्टी यानी कि मिट्टी बन जाता है। तो मिट्टी में कौन कौन से तत्व हैं? वही इसमें जीव में पाए जाते हैं। यानी कि जीव में उपस्थित सभी जो लवणीय कण हैं वे भी कहाँ घुलित हो जाएंगे? हमारे समुद्र में, क्योंकि समुद्र में बहुत बड़ी मात्रा में जीव पाए जाते हैं। आप जानते हो एक व्हेल मछली, व्हेल का तो आपने नाम सुना ही होगा बिल्कुल। तो इसी का उदाहरण लेकर आप समझ सकते हैं। ठीक है, देखो कुछ आप भी इमेजिन करो, व्हेल है, ऑक्टोपस है, मछली है, अनेक प्रकार के जीव जंतु है। जब अपनी मृत अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, जब उनका विघटन और अपघटन होता है, तब वे क्या करते हैं? महासागर में लवणता की मात्रा में वृद्धि करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये बात भी समझिए। चौथी बात समझने की कोशिश करते हैं। चौथी बात है हमारे उल्कापिंड। क्या कह रहे हो सर जी? उल्कापिंडों का क्या मतलब हमारे में? देखो, प्रतिवर्ष कई लाखों करोड़ों उल्कापिंड पृथ्वी की ओर आते हैं। सर जी हमने तो आज लो एक भी ना देखा। आप लाखों करोड़ों वर्ष की बात कर रहे हो, वो करोड़ों इनकी बात कर रहे हो उल्कापिंडों की। हमने तो आज लो एक नहीं देखा। देखो, किसी की मोटाई ज़्यादा है तो किसी की छोटी, कोई बहुत बड़े व्यास का है तो कोई छोटे से व्यास का है। ठीक है दोस्तों, ये जो तो आ रहे हैं उल्कापिंड हमारी पृथ्वी की जैसे ही वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो वायुमंडल के घर्षण के कारण इनमें आग लग जाती है और आग के कारण ये क्या हो जाता है? राख बन जाते हैं। तो यही राख जब महासागरों के ऊपर निक्षेपित होती है, महासागरों के ऊपर निक्षेपित होती है, तब क्या करते हैं? महासागरों की लवणता में वृद्धि करते हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको 4 बात बताई। पहली बात थी पृथ्वी की उत्पत्ति के साथ कैसे हुआ, दूसरी बात बताई नदियों के द्वारा कैसी हुई, तीसरी बात बताई जंतुओं के द्वारा, और चौथी बात आपको अविश्वसनीय उल्कापिंड। ठीक है, उल्कापिंड कैसे बढ़ा रहे हैं मैंने आपको बता दी। तो हमने जाना इसका जो महासागरों में जो स्रोत है लवणता को प्रभावित, लवणता को बढ़ाने वाले कौन है? ये स्रोत है। ठीक है दोस्तों, वैसे अब आप सोच रहे हो सर आपने बोला नहीं, हमने लिखाया नहीं। देखो ये सब आपको नोट्स में मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको वहाँ ये नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। चलो जी, हमने स्रोत भी पढ़ लिया। अब देखते हैं लवणता को प्रभावित करने वाले कारक। लवणता को प्रभावित करने वाले कारक, लवणता को प्रभावित करने वाले कारक। चलो जी, ये पढ़ते हैं। इसको समझने से पहले एक कंसेप्ट देख लेते हैं, लवणता को प्रभावित कैसे करेंगे। आखिर लवणता किसी चीज़ की बढ़ती कैसे है, घटती कैसे है। चलो जी, फॉर एग्जांपल हम अब एक एग्जांपल की जो समझने की कोशिश करते हैं, एक एग्जांपल से। चलो, ये रहा मेरा बीकर, माय फेवरेट बीकर। ठीक है जी, ये रहा मेरा बीकर। आपने इसमें लगभग 1000 ग्राम पानी भर दिया। कितना? 1000 ग्राम पानी भर दिया। 1000 ग्राम क्या भर दिया? पानी। सर आप तो पानी तो लीटर में होता है, आप ग्राम में क्यों बता रहे हो? क्योंकि हम लवणता के बारे में बात करें तो हम फिलहाल ग्राम ही लेंगे। चलो जी, इसमें मैंने जो लवणीय पदार्थों की मात्रा है, ये लवणीय पदार्थों की जो मात्रा है, ये रहा लवणीय पदार्थों की मात्रा, ये मैंने इसमें लगभग 2 चम्मच डाल दी। कितनी? 2 चम्मच क्या डाल दिया हमने? NaCl डाल दिया, अपने घरेलू घर में उपस्थित नमक। 2 चम्मच क्या डाल दिया हमने इसमें? नमक। चलो जी, तो मैं कह सकता हूँ कि इस बीकर की जो लवणता है कितनी है, इस बीकर में उपस्थित जो पानी की लवणता कितनी है, तो मैं कह सकता हूँ 2 चम्मच
प्रति 1000 ग्राम, बिल्कुल कह सकता हूँ, राइट। चलो ठीक। अब इसको प्रभावित यानी कि इसकी लवणता कैसे कम हो सकती है, कैसे अधिक हो सकती है। तो अब आपके मन में जो विचार आ रहे हैं बिल्कुल सही आ रहे हैं। देखना, इसकी लवणता को प्रभावित कर सकते हैं या कि हम इसमें पानी डाल दें। यदि हमने इसमें पानी की मात्रा मिलाई, यानी कि मैं इसमें यदि 200 ग्राम पानी मिला दूं, तब आप बता सकते हैं कि इसकी लवणता भी रहेगी? नहीं, इसकी लवणता प्रभावित होगी। अर्थात कहने का तात्पर्य है इसकी लवणता घट जाएगी। घटकर मान लिया ये 1.5 हो गई। कितनी होगी? 1.5 चम्मच पर 1000 हो गई। और पानी मिलाया तब और घट गई, और पानी मिलाया तब और घट गई, यानी कि सापेक्षता लवणता घटती जाएगी। किसके कारण? पानी की वृद्धि के कारण। ठीक है। यदि मैं ऐसे ही बात करूँ लवणता कैसे बढ़ेगी, तो हम देखते हैं। यदि हम इसका वाष्पन कर दें, क्या कर दें? वाष्पन। यदि हम इसका वाष्पन कर दें तो क्या होगा? लवणता कम होगी, राइट। वाष्पन करने से तात्पर्य मेरा है कि पानी को हम गर्म करना शुरू कर दें। तो पानी पहले 1000 ग्राम था, फिर 800 ग्राम बचा, फिर सापेक्षता 600 ग्राम बचा। तो हम देखते चले जाएंगे अब 600 ग्राम में ही दो चम्मच नमक प्राप्त हो रहा है। तो उससे पहले हमें 1000 ग्राम में 2 चम्मच प्राप्त हो रहा है। तो कहने का तात्पर्य है यदि हम सेलेनोमीटर पर चेक करेंगे इसमें लवणता कितनी है, तो इसमें लवणता पाई जाएगी बहुत अधिक मात्रा में, यानी कि पहले से 2 चम्मच से भी अधिक इसमें लवणता पाई जाएगी। ठीक है ना। मान लेते 3.5। अब 600 ग्राम पे 3.5 चम्मच पर 1000 ग्राम होगी। ठीक है। तो हमने समझने की कोशिश की कि प्रभावित करने वाले कारक क्या है। ठीक है दोस्तों। अब देखना, ये कंसेप्ट इस पूरे फील्ड में कार्य करेगा। आप इमेजिन भी कर पाओगे, आप अच्छी तरह समझ भी पाओगे। तो अब चलिए, चूँकि हम पढ़ रहे हैं यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हम स्टेट पीसीएस की तैयारी करने के लिए यदि मैं इसमें फैक्ट डाल दूँ तो स्टेट पीसीएस हो जाएगा, और एसएससी की तैयारी के लिए तो डीप वाले फैक्ट डाल दो तो और भी एसएससी की तैयारी हो जाएगी। देखना दोस्तों, मैं आपके लिए कितनी मेहनत कर रहा हूँ, आप मेरे लिए कुछ नहीं कर रहे हो। आपको करना क्या है? चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर। ठीक है। आपको पता है शेयर भी किन को करना है? जो अपनी पढ़ाई को लेकर सीरियस है, उन्हीं को ही शेयर करना है। बाकी तो देखो, व्यूज से तो कुछ होगा नहीं। मेरा मकसद है ज्ञान को बिल्कुल सरल भाषा में समझाना, फ्री में समझाना और सरलता में समझाना। ठीक है दोस्तों। चलिए अब इसको प्रभावित करने वाले कारकों में देखते हैं। पहला बेस्ट जो है नदियाँ। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ने नदियाँ लिखाई, तो नदियाँ तो लवणता को बढ़ाएगी, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा कि नदियों के द्वारा समुद्र में लवणता बढ़ी। देखो, मैंने उसमें एक शब्द कहा था, प्राचीन काल की बात है, बाबा आदम के ज़माने से पहले की बात है। तब नदियों ने अपरदित किए थे लवणीय कणों को। अब ऐसा नहीं है। अब चूँकि हमारी वर्तमान नदियों में स्वच्छ जल की मात्रा अधिक है, जिस कारण अब जो वर्तमान समय में हमारे समुद्र की मात्रा उन क्षेत्रों में कम पाई जाएगी जहां नदियां अपना जल विसर्जित करती है, ठीक है दोस्तों। देखते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि नदियों द्वारा लवणता की मात्रा को क्या किया जाता है? कम किया जाता है। चूँकि नदियों में पाया जाता है स्वच्छ जल, या इसे को ताज़ा जल के नाम से जानते हैं, जिस कारण नदियाँ अपने उन क्षेत्रों की लवणता यानी कि उन हिस्सों की लवणता को ख़त्म कर देती है जहाँ ये अपना जल विसर्जित करती है। पहला, लवणता को प्रभावित करने वाले में नदियाँ थी। बिल्कुल आपने अच्छी तरह समझा। अब आप कंसेप्ट लगा सकते हैं कैसे, क्योंकि मैंने आपको बीकर वाला उदाहरण दे दिया। दूसरी बात में यदि मैं बात करूं वर्षण क्रिया, देखना, वर्षण क्रिया के द्वारा भी हमारे महासागरों की लवणता प्रभावित होती है। अब आप इतने इंटेलिजेंट हो चुके मेरे कंसेप्ट बताने के अनुसार कि आखिर वर्षण क्रिया में लवणता कैसे प्रभावित होती है, आखिर बढ़ेगी कि घटेगी। देखना, जिन महासागरों के ऊपर यदि वर्षा हो रही है यानी कि बादल है और वर्षा की क्रिया हो रही है, तो वहाँ उस हिस्से में क्या होगी? लवणता की मात्रा कैसी होगी?
लवणता की मात्रा कैसी होगी? राइट, कम होगी। ठीक है, क्यों होगी? क्योंकि जो वर्षा के जो जल है वहाँ, जो वर्षा के जो जल है, वर्षा की जो जल है वहाँ का जो पानी की मात्रा को बहुत बढ़ा रही है, पानी की मात्रा को बढ़ा रही है, जिसके सापेक्ष लवणता की मात्रा नहीं बढ़ पा रही। ठीक है, चलो जी, वर्षण क्रिया में भी हमने जान लिया। चलो जी, यदि हम तीसरी बात करें वाष्पोत्सर्जन की क्रिया, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया, बीकर वाला उदाहरण पाइए। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया से तात्पर्य है जिन क्षेत्रों में, जिन अक्षांशों पर, जिन देशांतरों पर जहाँ सूर्य की प्रकाश तीव्रता से प्राप्त होगी, जहाँ सूर्य की प्रकाश तीव्रता से प्राप्त होगी, यानी कि वहाँ बहुत तेज़ी से सूर्य प्रकाश डलेगा, तो समुद्र की ऊपरी सतह का तापमान बहुत तेज़ी से गर्म होगा। राइट, क्योंकि हमने तापमान वाले चैप्टर में पढ़ लिया था। गर्म होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल गर्म होगा। गर्म होने के बाद होगा क्या? आप ध्यान सुनना, ऊपरी पृष्ठ का, यानी कि समुद्र की ऊपरी परत का यानी सतह का वाष्पोत्सर्जन शुरू हो गया। वाष्पोत्सर्जन शुरू होने के बाद हमारा सापेक्षता जल की मात्रा में कमी आई, लेकिन लवण की मात्रा यानी कि लवणता की मात्रा तो जो कि तो ऐसी की ऐसी रही। तो इस कारण हम क्या कहेंगे, इस क्रिया से लवणता की मात्रा बढ़ेगी। लवणता की मात्रा कैसी होगी? लवणता की मात्रा बढ़ेगी। लवणता की मात्रा बढ़ेगी, आखिर मैंने बताया वाष्पोत्सर्जन क्रिया क्यों और किन स्थानों पर। तो आपने सुना होगा उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में हमेशा जहाँ भी लवणता पाई जाएगी अधिक मात्रा में पाई जाएगी। यदि मैं जॉर्डन का मर्द सागर की बात करूँ, जॉर्डन का मर्द सागर की, आपने डेड सी का नाम सुना होगा, उसकी लवणता आप बता सकते हैं? मैं लिख देता हूँ आपके लिए, एक क्वेश्चन है। बेस्ट जॉर्डन का मर्द सागर क्वेश्चन है, इसकी लवणता कितनी होगी? इसकी लवणता आपको मुझको बतानी है। ठीक है दोस्तों, चलिए आपको मैंने बताई वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी लवणता को प्रभावित करते हैं। चलो अब बात करते हैं चौथे कारण पर, हिम का प्रभाव। हिम का प्रभाव देखना, हिम का डबल प्रभाव है, लवणता को बढ़ाता भी है, लवणता को घटाता भी है। सर आप क्या बकवास कर, बकवास नहीं समझने की कोशिश करते। देखना, यदि मेरा ये बीकर फिर वापस बीकर ही आ गया भाई, ये बीकर आ गया, इसमें हमने वाटर भर रखा था 1000 ग्राम H2O, केमिस्ट्री वाले H2O, पानी भर रखा था हिंदी वाले 1000 ग्राम भर रखा था, बिल्कुल राइट। अब हमने इसमें 200 ग्राम की एक हिम डाल दी, यानी कि बर्फ़ डाल दी। 200 ग्राम का क्या डाल दिया हमने? बर्फ़ डाल दिया। अब जैसे ही बर्फ़ इसमें पिघलना शुरू होगा तो क्या पाएंगे आप? जैसे ही बर्फ़ पिघलना शुरू होगा तो आप क्या पाएंगे? बीकर में लवणता की मात्रा सापेक्षता कम होती चली जाएगी, क्योंकि पानी की मात्रा बढ़ रही है तो लवणता की मात्रा कम होती चली जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि वर्तमान समय में अथवा जिस भी टाइम पीरियड की बात करें, यदि उन महासागरों में हिम पिघल रहा है तो वहाँ की जो लवणता है वो बहुत कम होती चली जाएगी, यानी कि लवणता की मात्रा कम होती चली जाएगी। राइट, चलो अब इस प्रोसेस को अलग लो, उल्टा लो। चूँकि हम जानते हैं जो हमारा हिम होता है बिल्कुल स्वच्छ और ताज़ा होता है, इसमें यदि हम किसी चीज़ को बर्फ़ जमा रहे हैं तो बर्फ़ में कभी हमेशा लवणता नहीं मिल सकती। यदि किसी बर्फ़ में लवणता है तो वह बर्फ़ ही नहीं है। पहली बात याद रखना, आप यदि सोचना चाहें कि बर्फ़ में लवणता है तो गलत। देखना, आप मिला कर देख लेना। आप आज ही जाइए फ्रिज, आपके घर में तो फ्रिज होगा, बिल्कुल आप एक गिलास पानी में नमक घोल कर जमाने की कोशिश करना। जब जम जाए तो मुझे एक बार कमेंट में लिख के बता देना कि जम गया बर्फ़। ठीक है, बर्फ़ यदि जमेगा तो इतने हैवी टेम्परेचर पे जमेगा, यानी कि इतने लो टेम्परेचर पे जमेगा जो आपका फ्रिज भी नहीं बना सकता। ठीक है, चलो जी, ये तो मैंने आपको बताई। अब जैसे नॉर्मल यदि पानी में बात करूँ तो पानी में हमारी लवणता मिली थी 2 चम्मच। अब यदि पानी जमना शुरू हो गया, पानी की कुछ परत जमनी शुरू हो गई, ऊपरी परत जमनी शुरू हुई, क्योंकि पानी की सबसे ऊपरी परत जमती है, तो यानी कि ऊपरी परत में इसमें लवणता की मात्रा तो है ही नहीं, लवणता सब नीचे आ गई। फिर जमनी शुरू हुई पानी की परत, जैसे मान लिया अब 200 ग्राम पानी की परत जम गई, तो अब कह सकते हैं कि जो नॉर्मल वाटर बचा इसमें 800 ग्राम बचा।
बचा नहीं। अब हम कहते हैं कि 800 ग्राम में लवणता की मात्रा बढ़ चुकी। तो कहने का तात्पर्य है यदि ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ़ जम रहा है तो वहाँ की लवणता बढ़ेगी, यदि बर्फ़ पिघल रहा है तो वहाँ की लवणता घटेगी। कहने का तात्पर्य मेरा ये था। चलो आपको थोड़ा सा और बात बता देता हूँ फॉर अलग से। चलो वैसे तो हम पढ़ेंगे इसके वितरण में। चलिए देखना, अब आप है मानोगे वो क्या रहा है। हमारी पूरी पृथ्वी की जो लवणता है सागरों, हमारी पूरी पृथ्वी में महासागरों की लवणता कितनी है? 35 ग्राम प्रति हजार। ठीक है, 35 ग्राम प्रति हजार। ठीक है, ये जो हमारा उत्तरी ध्रुव है इसकी लवणता है हमारी 34 ग्राम प्रति हजार, और जबकि दक्षिणी ध्रुव की है 36 ग्राम प्रति हजार। अब आप सोच रहे आखिर नीचे की क्यों ज़्यादा है और ऊपर की क्यों कम है? इसके कारण है, जब हम इसके कारण पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे क्षेत्रीय इसके वितरण में। इसका वितरण में हम कई तरीके के वितरण पढ़ेंगे। आज के लिए काफ़ी है हमारे लिए। आज हमने पढ़ा लवणता क्या है, स्रोत क्या और प्रभावित करने वाले कारक। वितरण में केवल आप इतना ही जानिए। और आपके लिए क्वेश्चन मैंने दिया कि जॉर्डन का जो मध्य सागर है इसकी लवणता कितनी है। ठीक है दोस्तों, इसके साथ मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।